ओके, हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन IBACIU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। इसमें हम हमारे रिसेंट जो 2021 एंड 2023 जो कि 2024 में हुआ था, 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन था उसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, वो सारे PYQs सभी शिफ्ट के जितने भी शिफ्ट में हुए थे वहाँ से आप लोगों के लिए मैं ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन दी अपकमिंग कोर्स, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेट कर दिया है। 4 5 10 क्वेश्चंस जो उतने बार बार रिपीट हो रहे थे वो मैंने रहने दिया है, कुछ एक्सक्लूड भी कर दिया है, वो आपको मैं फर्दर क्लासेस में बढ़ाऊँगा। यहाँ पे मेन फोकस है कि मैं आपका कवर कर दूँ कि किस सब्जेक्ट से कौन से सेक्शन, बेसिकली कौन से टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, क्वेश्चन का प्रकार क्या है। देखो, गोल हमारा क्या है सेशन का, ये समझना ज़रूरी है। बिफोर वी स्टार्ट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस ज्योग्राफी और हिस्ट्री फॉर द IBACIU, हमें समझना होगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक्स जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, जो मेरी सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि कैसे पूछा जा रहा है। जब हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे तभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि एग्ज़ाम में पूछने क्या वाला है और आप उस स्पेसिफिक वे में पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड कोर्स बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, और आपको फ्यूचर में भी जो आपके बैच में नोट्स मिलेंगे वो दोनों इंग्लिश एंड हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इनमें से कौन सा नदी पूर्व की ओर बहने वाला नदी है। इसमें दो या दो से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए ऑप्शन किस प्रकार दे रखा है, गोदावरी, तापी, कृष्णा, नर्मदा। अभी इसमें से आपको पता है कि ईस्ट फ्लोइंग, देखो ईस्ट का मतलब क्या होता है, अगर ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है तो ये आपका इस यानी कि जो इधर से निकलेगा और ईस्ट की ओर जाएगा, यानी कि आपके बे ऑफ बंगाल में जाएगा, है ना। तो आपके बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सा जाता है, आपके बे ऑफ बंगाल में गोदावरी और कृष्णा नदी जाती है। तापी और नर्मदा वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। हम ज़्यादा डिटेल में अभी मैं आपको फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, 2 3 घंटे का। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सिर्फ आपको आइडिया देना है PYQ का। तो मैं थोड़े से शॉर्ट में आंसर्स बताते हुए आपको चलूँगा आपको। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ओवरव्यू भी दूंगा कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है, क्या सब टॉपिक पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से क्या क्या चैप्टर कवर्स हो रहे हैं, वो सारा मैंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया है। इस वीडियो के एंड में मैं वो भी आपको बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंस A एंड C इज द करेक्ट आंसर, तो A और C आपके फोर्थ ऑप्शन में, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन तीनों में से कौन सा सही है, एक सही है, 2 सही है, तीनों सही है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, तेहरी डैम लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ऊंचा डैम है। सेकंड क्या बोलता है, ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन तापी गुजरात, बोल रहा है कि जो ककरापर है वो आपके तापी गुजरात में है। यानी पहला और दूसरा तो दोनों सही बात उन्होंने बोल दी। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड इन यूपी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। यानी जो नारोरा पावर स्टेशन है आपका यूपी का, वो आपके परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख योगदान करता है। तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 तीनों सही है, अर्थात आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फिर सेम है, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि पहला है ब्रह्मपुत्रा रिवर इज नॉन एज सांगपो इन इट्स अपर रीचेज इन तिब्बत। सेकेंड स्टेटमेंट है कि गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कृष्णा नदी को नदी बेसिन भारत में गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, यानी कृष्णा रिवर इज हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिबेटन प्लेटू नियर लेक मानसरोवर। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से सही हैं और उस हिसाब से आपको आपका आंसर बताना है। तो आपके दिए गए में से 1 2 एंड 4 तीनों सही है,
क्योंकि तीसरा जो स्टेटमेंट दे रखा है, कृष्णा रिवर हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन, ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग है ये। देखो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 कांडला, हल्दिया, कोचिन, पारादीप, और इस तरफ एक तरफ ये सारे पोर्ट्स दे रखे हैं, है ना, पोर्ट्स दे रखे हैं, बंदरगाह का नाम है, और राइट साइड के लिस्ट में आपको राज्य का नाम दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। कांडला, उड़ीसा, हल्दिया, ये आपको बेसिकली मैच द फॉलोइंग करना है। क्या करना है इसमें? आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो जो आपका कांडला है, जिसको अब दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो ए का हो जाएगा आपका 4। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, सारे बनाने का जरूरत नहीं, आपको देखना है कि ए का 4 किस में दिया हुआ है। तो ए का 4 सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, तो मैं आगे देखूंगा नहीं, अपना टाइम सेव करूंगा और ऑप्शन 2 टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेजर्ट रिवर्स विच फ्लो फॉर सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन द डेजर्ट? यानी जो स्टार्ट तो होता है लेकिन वो समुद्र में नहीं मिल पाता है, कहीं जाके वो डेजर्ट में ही खो जाता है। तो इनमें से वो कौन सा नदी है पूछ रहा है दिए गए ऑप्शन में। तो द करेक्ट आंसर इज रुपेन रिवर। कौन सा है? रुपेन। कहाँ से आता है ये रुपेन रिवर? आपके अरावली रेंज से आता है, ठीक है, और ये आपके रन ऑफ कच्छ गुजरात में जाके खो जाता है, रेगिस्तान में सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स एट नीलगिरी हिल्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, मिलते हैं। फिर क्या बोल रहा है? थार डेजर्ट इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, करीबन 80-85 के बीच में पर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट है। उसके बाद पतकाई और पूर्वांचल रेंज ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, बिल्कुल पूर्वी हिमालय का हिस्सा है ये, है ना। उसके बाद सतपुरा रेंज इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्कार्ड प्लेट्यूज ऑन द साउथ, जनरली एलिवेशन ड्यूरिंग 300 to 400 मीटर्स ऑफ द मेन सी लेवल। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो एलिवेशन है ना, करीबन 600 से 900 मीटर के रेंज में रहता है, ना कि 300 से 400 मीटर के रेंज में, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा डीप लेवल में याद करना पड़ेगा, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो सिर्फ मैं आंसर बताते चल रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन मोटिव है ये समझना कि क्वेश्चन का तरीका क्या है पूछने का, डेप्थ क्या है ना। बाकी हम डीप एनालिसिस आंसर का और सारे फैक्ट, एक एक चीज़ हम अपने अपकमिंग कोर्स में, बैच में सारा कंप्लीट करने वाले, सारा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर फूड स्टेटमेंट दे रखा है, फूड एंड FAO के तहत UN में इंडिया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस है, और राइस में वो सेकंड रैंक करता है। ये आपका स्टेटमेंट 1 है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है ये, ठीक है। ये आपका कौन सा स्टेटमेंट है? पहला, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या बोलता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, पंजाब, हरियाणा, यूपी साइड में। ऑप्शन 3 क्या बोलता है? ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। आप मुझे बताओ, इस तीनों के तीनों स्टेटमेंट में हमें कहीं दिक्कत नहीं आई, यानी कि तीनों सही है। तो अब मुझे देखना है कि 1, 2, 3 किस में है। तो अब 1, 2, 3 आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, पूछता है भाई बताइए किस राज्य में क्रोमाइट का सबसे ज्यादा रिजर्व है? तो ये तो रिजर्व तो आपके उड़ीसा में है ना। इंडिया का 96% क्रोमाइट का रिजर्व किसके पास है? उड़ीसा के पास है, ठीक है। किसके पास है? उड़ीसा के पास है। वहाँ पे एक सुकिंदा वैली है, जहाँ पे इसके क्रोमाइट के बहुत सारे और डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रोमाइट क्या होता है? तो अगर आपको पता हो तो क्रोमाइट इज क्या है? क्रोमाइट इज प्राइमरी ओर ऑफ क्रोमियम। किसका है? क्रोमियम का सबसे मुख्य ओर है, ठीक है। चलिए, अब आप बोलोगे सर उसका यूज़ क्या होता है? तो आपको पता होगा क्रोमियम का यूज़ क्या चीज़ में बनाने के लिए होता है? स्टेनलेस स्टील में, और बहुत सारे अलॉय बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला स्टेटमेंट है, इंडियन मानसून इज डिवाइडेड इनटू द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। मानसून के बारे में बात की गई, ये बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिट्रीटिंग मानसून इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल। यानी लौटता हुआ जो मानसून का मानसून बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव के विकास से जुड़ा होता है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या बोलता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी जो पश्चिमी विभोग हिमालय क्षेत्र में हिमपात का प्रमुख कारण होते हैं,
यानी स्नोफॉल का मेन कारण होता है ये कौन सा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये भी बिल्कुल सही बात है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम डीप में समझेंगे ऐसा क्यों होता है। एल नीनो इज नोन टू हैव एन इन्हेंसिंग इफेक्ट ऑन द मॉनसून रेन्स इन इंडिया। एल नीनो का इन्हेंसिंग इफेक्ट, भाई इन्हेंसिंग इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है एल नीनो का, है क्या एल नीनो का कोई इन्हेंसिंग इफेक्ट? कोई भी इन्हेंसिंग इफेक्ट नहीं है एल नीनो का। तो यहाँ पे मेरा पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, देखो पहले एक बार ईस्ट पूछ लिया, एक बार वेस्ट पूछ लिया, है ना। तो बेसिकली आपको रिवर्स के फ्लो के बारे में पढ़ना है ना। आपको किसके बारे में पढ़ना है? रिवर्स के फ्लो के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी तापी और नर्मदा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालय के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही स्टेटमेंट, वाक्य है, बताइए। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? पहला स्टेटमेंट बोलता है द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर सिमेट्रिकल इन नेचर। ये देखिए यहीं पर गलत बात हो गई। हिमालय का, ग्रेट हिमालय का जो फोल्ड है वो सिमेट्रिकल तो नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल मतलब एक, यानी जब आप किसी शेप को मोड़ते हो और वो जब शेप ओवरलैप हो जाए तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, है ना। तो ये बता रहा है कि भाई ग्रेट हिमालय का सिमेट्रिकल है, जबकि नहीं है। तो यहीं पे आपका ये ऑप्शन 1 हट गया। 2 क्या बोलता है? द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। बिल्कुल, हिमालय का कोर ग्रेनाइट से ही कंपोज होता है। तो ग्रेट हिमालय का जो कोर है ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसलिए 2 सही होगा, 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब हमें देखना है कि ओनली 2 किस में है, तो ओनली 2 आपका ऑप्शन नंबर 3 में, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। ये इजी क्वेश्चन है भाई, बता दीजिए। आप सभी को पता है ताजिकिस्तान का बाउंड्री भारत के साथ नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट, बताइए भाई श्रीलंका और इंडिया को कौन अलग करता है? तो पाल्क जनसंधि, पाल्क स्ट्रेट जो है अलग करता है इंडिया और श्रीलंका को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट। भाई बताना है आपको कि ईस्टर्न घाट से कौन सी नदी निकलती है। ईस्टर्न घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो आपके ईस्टर्न घाट से नागवली और वंशधारा, जो भी बोल लो आप, तो वामसंद्रा और नागवली दोनों नदियां ईस्टर्न घाट से निकलती हैं, ठीक है। दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? ईस्टर्न घाट से निकलती हैं। कहाँ पे ईस्टर्न घाट पे? ईस्टर्न घाट में कहाँ से निकलती हैं? तो उड़ीसा से निकलती हैं, ठीक है। और बह के कहाँ जाती हैं? ये ईस्टर्न घाट से निकल तो रही हैं, और आपको मैं बता दूं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी, ऐसा नहीं है ईस्ट से निकल के वेस्ट जा रही, नहीं, ये ईस्टर्न घाट से निकलती है। मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्ट ही बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। समझ गए बात? चलिए, थोड़ा सा ये रिवर में डीप क्वेश्चन था, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप ACIU का एग्जाम दे रहे हो। तो SSC CGL से बढ़ के आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना कहीं ये UPSC और SSC के बीच में आता है ना। चलो आगे देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज दी बाराबाती फोर्ट लोकेटेड। बताइए भाई बाराबाती फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखिए ये आपको अगर नदी का नाम हो, किस नदी के किनारे है, तो ये महानदी के किनारे है। और महानदी कहाँ आ गया आपका? तो उड़ीसा आ गया, ठीक है। तो ये आपके उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। डेक्कन प्लेट्यू कितने स्टेट, कितने राज्यों को कवर करता है? ये देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जब मैं आपको मैप पे समझाऊंगा डेक्कन प्लेट्यू तो आपको दिख जाएगा, ये आपको रटना नहीं है, आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा साउथ इंडिया में ये सारे स्टेट तो कवर थे। तो कौन कौन से हैं? देखो तेलंगाना कवर है, गिनते जाओ, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, है ना। और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट, हल्का सा पार्ट छत्तीसगढ़ भी टच करता है ना, हल्के हल्के पार्ट्स करते हैं। तो क्योंकि पूछ रहा है कितने में फैला हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है। काराकोरम अ माउंटेन रेंज इज ऑफ ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज। क्यों है भाई इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ये आपको बताना है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस के ना ये हिंदी मिस हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी का एक अलग से फ्रेश जो आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश का तो है ही पूरा इसमें, या फिर जिस क्वेश्चन का मिस हो रखा है, जिससे मिस है
वो मैं प्रोवाइड कराऊँ। बाकी तो बेसिक हिंदी इंग्लिश है ना, इंग्लिश तो आपका एग्ज़ाम में भी है, तो इतना मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि इतना आपको समझ आ रहा होगा जब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि काराकोरम की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है जियोपॉलिटिकल, तो इतना आपको समझ आ रहा होगा। बाकी नोट्स जब आपके बैच में जो पीडीएफ मिलेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो भैया ये पूछ रहा है क्या इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। तो क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है भाई इसका, तो सबसे पहले तो क्या होता है, जो ये वाटर शेड है किसका किसका, इंडस का और यारकांड रिवर्स का, क्या है ये, वाटर शेड की तरह काम करता है दो बेसिन का। समझ गए बात। और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान अलोंग अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान ऑल कन्वर्ज विद इन द काराकोरम सिस्टम। ये बता रहा है कि सारे के कन्वर्ज होते हैं काराकोरम सिस्टम में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि काराकोरम में ही, जिसको हम K2 बोलते हैं, जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर है, वो भी काराकोरम रेंज में ही लोकेटेड है ना, आपका जो माउंट K2 है। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ओनली 1 एंड 2, तो आपका क्या था, पहला वाला छोड़ के दोनों सही था, तो आपका 2 एंड 3 का हो जाएगा ये, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज। ये देखो टर्मिनोलॉजी के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप देख रहे हो फैक्चुअल डाटा तो आ ही रहा है, फिर किसी चीज़ के बेसिक कंसेप्चुअलिटी तो पूछ ही रहे हैं, ये साथ में साथ उसका डेफिनेशन भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन भी अपने दिमाग में रखना होगा चीज़ों का, है ना। ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया, तो जिस एरिया का पूरा हम पानी जो जाता है बह के, उस एरिया को क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैचमेंट एरिया। जब हम क्लास करेंगे तो हम समझेंगे कि डेंड्रिटिक क्या है, वाटरशेड क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछ रहा है कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये तो फैक्चुअल बेस इजी सा क्वेश्चन है, बताइए भाई कांगेर वैली नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र जो है वहाँ पे पड़ता है कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। क्या कहाँ पे पड़ता है, बस्तर, आपके जो बस्तर रीजन, बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, काराताग पास कहाँ पर है, काराताग पास कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ये याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, कारा से काराकोरम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कारा से काराकोरम याद रखना है, ठीक है। तो ये काराकोरम माउंटेन्स में स्थित है, समझ के बात। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे पहली हट गया, है ना। इट इज़ एन ऑफ शूट ऑफ द ग्रेट सिल्क रोड एंड इज सिचुएटेड इन द काराकोरम माउंटेन्स, इट कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश। देखो ये नॉर्थ ईस्ट में तो है नहीं, है ना, काराकोरम रेंज, तो आपका ऑप्शन 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड इन इंडिया। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन है, चलो मैं हर कब नहीं करूँगा, बस हम क्वेश्चन टाइप देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछ रहा है, बताओ भाई, है ना। उसका नाम तो बोल रहा भाई सैंगपो है तिब्बत में नाम, यारलुंग जैंगबो है चाइना में नाम, फिर एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी नाम बता रहा है, इसका सोर्स बताया जा रहा है, और फरक्का बैरेज जो है वो बता रहा है कि बांग्लादेश से होते हुए पद्मा जाता है, वहाँ पे जाके ये पद्मा बन जाता है फरक्का बैरेज के बाद से, जो कि बांग्लादेश में। तो ये 3 आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, तीनों में से आपको बताना है सही कौन सा है। मैं बता ही देता हूँ, जब सब बता ही दिया क्वेश्चन क्या ही छोड़ू मैं, ये भी बता देता हूँ ऊपर वाला भी, और ये भी बता देता हूँ। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा, और इसका आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, 1 2 1 एंड 2, है ना, 1 एंड 2, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो देखिए अब हमारा ज्योग्राफी तो ख़त्म हो गया, तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस क्लास मैं आपको ज्योग्राफी के सारे चैप्टर वाइज पॉइंट भी मैं अभी मेंशन करूंगा, और हिस्ट्री के भी, ठीक है। एक बार हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट स्पीड में, थोड़ा सा मैं भी स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। सिर्फ हम आंसर से फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है और कैसे आंसर करना है उस पर,
ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम अपने क्लास में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये भी सेम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दे दिया है, भगवद गीता इज पार्ट ऑफ द महाभारत एंड इज डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। ये एक आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है। अब आपको बताना है कि भाई ये सही है या गलत है। फिर क्या बताता है, शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद द अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। तीसरा स्टेटमेंट है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास एंड कंटेन हाइम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डाइटीज। एंड आपका फोर्थ स्टेटमेंट है कि नत्ति शास्त्र एट्रीब्यूटेड टू द सेज भरत इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटाइज ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं और यहाँ पर चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिख रखे हैं, चारों के चारों बातें सही हैं। तो अब हमें देखना है कि 1 2 3 4 कहाँ पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 चारों सही वाली बात ऑप्शन 2 में की गई है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, डांसिंग गर्ल का जो फिगराइन मिला है, जो मूर्ति मिला है आपके सिंधु घाटी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसका हाइट पूछा है सेंटीमीटर में। जनरली कोई याद नहीं करता है ना, बट पूछ दिया है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही हार्ड भी। तो ये लगभग 10.5 कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 11 लिखा रहता है। ठीक है, तो वैसे भी अबाउट पूछा है तो 10.5 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो 11 ही होगा, है ना। 11 के आसपास कोई है भी नहीं। और ये देखो, अगर तुम्हें रट्टा भी नहीं मारा हुआ है ना, तुम्हारे दिमाग में अगर वो चित्र है, देखो ऑप्शन कैसे दे रहा है, 11 111 83 169। तो ऐसा नहीं 11 12 13 एग्जैक्ट फैक्चुअल डाटा पूछ रहा है वो, उसको ये जानना है कि तुमको दिमाग में एक आइडिया है कि नहीं कि वो एक बित्ते का है या एक हाथ का है या बहुत लंबा है। तो ये एक आइडिया तुम्हें होना चाहिए। तो 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर हु हेल्ड किंग अशोका एक्वायर द थ्रोन। भाई अशोक को सिंहासन पकड़ाने में, सिंहासन दिलवाने में किस मंत्री की मदद मिली थी। तो राधा गुप्ता। कहाँ है राधा गुप्ता जी, ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हरप्पन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकेवेटेड बाई। भाई ध्यान देना, एक्सकेवेटेड बाई यानी खुदाई किसके द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो हरप्पन साइट है उसके बारे में पूछा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, दयाराम साहनी के बारे में नाम, राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा एक्सकेवेशन किया गया था, खुदाई की गई थी। त्रिपिटका भी इजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, इजी क्वेश्चन अगेन, कौटिल्य। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, कथन है पहला, 4 नोबल ट्रूथ फ्रॉम सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। सही बात है। तो कंसेप्ट ऑफ अनंत इन बुद्धिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सोल। सही बात है। महायान बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व। ये भी बात बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन इज मिलिंद पन्हा इज ए पाली टेक्स्ट दैट रिकॉर्ड्स ए डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग। बिल्कुल सही बात है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। और मिलिंद पन्हा आपको याद होगा, जो मिलिंद था उसके साथ जो क्वेश्चंस हुए थे, है ना, उसी के बारे में सारा डिस्कशन इसमें किया गया है। नागसेना और जिसको मिलिंद या मेनांडर भी कहते हैं, ग्रीक किंग था। चलिए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई सारे के सारे बात सही है। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 यानी 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से स्टेटमेंट बताना है आपको। त्रिपिटका ये तो हो गया ना, नहीं भाई फिर से क्या, त्रिपिटका इज द ट्रेडिशनल टर्म फॉर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। जताकाज आर द वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लिटरेचर कंसर्निंग द प्रीवियस बर्थ। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेन्ड एट कुंदलवाना, कश्मीर। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है, मौर्यन एम्परर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से आपका पहला तो सही बात नहीं है ना। ट्रेडिशनल टर्म इज द ट्रेडिशनल टर्म फॉर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बोल रहा है, ये बात तो सही नहीं है। ऑप्शन 2 जताका सही बात है, 2 इज करेक्ट। सेकेंड बुद्धिस्ट ये तो गलत हो गया आपका। और क्या दे रखा है, फोर्थ इज मौर्यन एम्पायर, ये बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 4 सिर्फ आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अर्थशास्त्र कंसिस्ट ऑफ कितने ग्रंथ है भाई। अर्थशास्त्र कंसिस्ट ऑफ कितने हैं ग्रंथ अर्थशास्त्र में, ये पूछ रहा है आपसे। तो अर्थशास्त्र में कितने बुक्स हैं या कितने ग्रंथ हैं पूछे तो 15 बुक है। कितने हैं अर्थशास्त्र में, 15 ग्रंथ या 15 किताब है।
हड़प्पा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदारो किस नदी किनारे है? इंदस सिंधु नदी किनारे है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मालविकाग्निमित्र? भाई पूछ रहा है मालविकाग्निमित्र के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इट वॉज कंपाइल्ड बाय कालिदास, बिल्कुल सही बात है, कालिदास ने किया था। और इसमें अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र और बैम्बिका कुल एंड द बौद्ध्याना स्रोत सूत्र रिप्रेजेंट्स दी बैम्बिकया एंड कश्यपास। तो देखिए, हम सभी को पता है, इजी कर देता हूँ आपके लिए, जो मालविकाग्निमित्र है ना, इसमें इसको हमारे कालिदास जी ने लिखा था, जिसमें लव स्टोरी है, प्रेम कथा है। किसका किसका? जो अग्निमित्र थे, है ना। और कौन थे अग्निमित्र? पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे, ठीक है, उनका और जो उनकी प्रेमिका है उनका, उन दोनों का एक प्रेम कथा लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, किस परिवार से बिलोंग करता है? तो बैम्बिका कुल से, है ना। बैम्बिका, ये बैम्बिकया लिखा हुआ है, हिंदी में आराम से साफ बोलते हैं बैम्बिका, ठीक है। तो बैम्बिका कुल, कौन सा कुल है? बैम्बिका कुल, फैमिली जो भी समझ लो तुम, फैमिली इंग्लिश वाले, हिंदी वाले कुल, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, बोथ 1 and 2, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा था फेमस कालिदास जी ने? और भी पूछ किस तब बुक्स पूछ सकता है आपसे, तो इसके अलावा बताइए कोई। जैसे आपका अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। फिर आपका एक एपिक पोयम है मेघदूत, ये सब किसने लिखा है? कालिदास जी ने ही लिखा है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए, बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एनलाइटनमेंट इनका कहाँ पे हुआ था बताइए? पीपल वृक्ष, पीपल ट्री के नीचे में। इन द ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया द मौर्याज वे सक्सीडेड बाई हूम? ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में, पूर्वी और मध्य भारत में मौर्य वंश के बाद किसका शासन आया? सुंगास का, कानवास का? आपसे दो ऑप्शन दिए हैं और दोनों पूछ रहा है कि दोनों सही है दोनों गलत, ठीक है, दोनों दे रखा है। तो आपका यहाँ पे होगा दोनों आंसर सही है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, सुंगास एंड कानवास। तो ऑप्शन 13 का हो जाएगा 4, बोथ 1 and 2। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अभी और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर के लिए पहला बता रहे हैं कि अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस, और दूसरा बोलते हैं अर्थशास्त्र। दो सोर्स दिए में दोनों का यूज किया गया, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग है, इधर लिस्ट दे रखा है ना। चोल राजवंश के तहत भूमि श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ब्रह्माद्य, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, देवदान, टिंट मटुकणी, थोड़ा साउथ इंडियन नेम सब ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद क्या है आपका वेलन वागई, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। तो इसमें मैच करना है आपको। तो देखिए, इसको याद करने का मैं कैसे करता हूं, जैसे ब्रह्मदेय से मुझे याद रखता है कि जो ब्रह्मदेय क्या है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट करते हैं वही ब्रह्मदेय। ये तो ब्राह्मण मतलब मंदिर वाली बात हो गई, सॉरी मतलब ब्राह्मण वाली बात हो गई। तो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ए का 3 हो जाएगा। अब देख लो ए का 3 जहां जहां, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, 1 2 ये बच गए। एक बार बी का भी देख लेते हैं। देवदान, देवदान का मतलब क्या होता है? देव यानी मंदिर, देव मतलब मंदिर, यानी जो मंदिर को गिफ्ट कर रहे हैं। तो देवदान, तो लैंड टू टेम्पल, तो बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 इस वाले में, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Iron Age in North India is archaeologically represented by assemblages that mainly contain which of the following particular poetry types? Painted grey ware, northern black polished ware। तो भाई दोनों रहते थे इसमें, है ना, आयरन एज में। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया भाई। कल्चरल साइट्स दे रखे हैं चैल्कोलिथिक एज के, और बगल में रिवर्स ऑफ साइट दे रखा है कि किस नदी किनारे वो मिल रहा है, ठीक है। देखते हैं। आहर, ये बानस हो जाएगा। फिर क्या है? कायत, कायत हो जाएगा काली सिंध,
मालवा, मालवा हो जाएगा आपका नर्मदा। तो डी का टू एक इसमें है और किसी में है क्या डी का टू, और किसी में नहीं है, अतः आपका ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। चलो, द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूआंग सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच किंग्स रूल। बताइए भाई, ह्यूआंग सांग चाइनीज ट्रेवल, बहुत ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ही पूछते हैं ये बार बार रिपीट करके। तो ये आपके हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। किन के समय पे आए थे? हर्षवर्धन के समय पे आए थे। कौन? ह्यूआंग सांग। कब आए थे? 7th सेंचुरी में आए थे। 7th सेंचुरी कॉमन एरा में आए थे। फिर से मैच द फॉलोइंग देख रहे हो, मैच द फॉलोइंग बहुत दे रहे हैं ये। मैच द फॉलोइंग दिया है, इसमें दोबारा मेसोलिथिक साइट्स दिया है और उनके लोकेशंस दिए हैं मेसोलिथिक साइट्स के। देखते हैं क्या क्या है। लहनगंज, ये सॉरी लगनाच कहाँ है? गुजरात में है। गौरी गुंडम कहाँ है? तेलंगाना में। संगनकल्लू कहाँ पर है? संगनकल्लू कर्नाटका में। तो आप मैच कर लेंगे, हम देख लेंगे बी का 2 किसके पास है। बी का 2 सिर्फ इसी में है, ए का यहाँ पर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। फिर न्योलिथिक साइड भी दे रखा है, देख रहे हो, एक बार मेसोलिथिक पूछ लिया, एक बार न्योलिथिक पूछ लिया, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो न्योलिथिक एज में क्या पूछ रहा है भाई, क्या क्या है? उन्थुर है, चिरांद है। चिरांद कहाँ पर है भाई? आपके बिहार में। चिरांद आ गया बिहार में। बी का 4, बी का 4, बी का 4, एक ही ऑप्शन ही है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो, विच सिटी इज कॉल्ड एज मिनी हड़प्पा। मिनी हड़प्पा किसको बुलाते हैं भैया? मिनी हड़प्पा किसको बोलते हैं? लोथल को बोलते हैं मिनी हड़प्पा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं स्पीड और पुशअप करता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा अभी मॉडर्न हिस्ट्री बचा हुआ है। देखो मैं एक बार ये बता दूँ कि वेटेज में, हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल में सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का है। किसका वेटेज है? मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, समझ के बात ये चीज़। चलिए अब मैं सीधा आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन बताते जा रहा हूँ। महाजनपद, देखो महाजनपद से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, महाजनपद से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री देखें जरा किस किस से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ना अब ये एक एक डिस्कस नहीं करूँगा आंसर, ठीक है, नहीं तो ये मोर देन 1 आवर चल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लिमिट है आज का, तो क्योंकि आपको पढ़ाना मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस है आपको क्वेश्चन का वे समझाना कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और क्वेश्चन का तरीका क्या है पूछने का, जिस किस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे, है ना, और कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। बस ये मोटिव है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाते। बाकी मैं ये पीडीएफ और इसका आंसर की साथ में आपको दोनों अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे हमारे। ठीक है, चलिए मेडिवल हिस्ट्री ऐसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। मेडिवल हिस्ट्री से, आपके मध्यकालीन इतिहास से विजयनगर एम्पायर के बारे में पूछा गया। बोल रहा भाई हरिहर वन और बुक्का के द्वारा है ना, कृष्णदेवराय। यानी कि साउथ, यानी जो रीजनल एम्पायर्स हैं, जो साउथ के हों या कहीं के भी रीजनल एम्पायर से, उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ज़्यादा हार्ड भी नहीं कुछ दे रखा है यहाँ पे, है ना, ईजी ही है। कैसे, एक में सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, फिर आगे स्पीड में बढ़ेंगे। जैसे देखो हरिहर एंड बुक्का दे रखा है आपको, तो आपको पता है कि हरिहर बुक्का ने दोनों ने मिलकर किया था, तो दोनों सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर क्या बोलता है सेकंड स्टेटमेंट, कृष्णदेवराय सबसे महान राजा थे, तो बिल्कुल सही बात है, तुलुवा डायनेस्टी के थे। अच्छा, बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध जो है, इसके कारण चोला एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, ये तो बात गलत है ना। बैटल ऑफ तालीकोटा से चोला एम्पायर का थोड़ी ना डिक्लाइन हुआ था, तो ये फैक्ट आपका गलत हो गया। तो अतः आपका यहाँ पर 1 और 2 सेम वही प्रकार है, वही सिस्टम है बनाने का, जैसे ऊपर ज्योग्राफी बना रहे थे और बाकी एंशियंट हिस्ट्री बना रहे थे। अच्छा, ममलूक डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर किससे क्वेश्चन है? आपके स्लेव डायनेस्टी, है ना, गुलाम वंश से क्वेश्चन है। बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हर प्रकार के आ रहे हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग भी आ रहे हैं। तो आपको हर वे में पढ़ना पड़ेगा। आपको फैक्चुअल डेटा भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा अगर कोई ऐसा टर्म है जिसका डेफिनेशन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक देखिए, अगर मुगल के क्वेश्चन आ रखा है ना, जिजिया पे, मुगल का क्वेश्चन एक जिजिया पे पूछ रखा है। फिर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी इंस्टीट्यूटेड द दाग सिस्टम बाय ब्रांडिंग हॉर्सेस टू प्रिवेंट फ्रॉड इन कैवेलरी। खिलजी डायनेस्टी से क्वेश्चन आ रखा है आपका, है ना, तुगलक डायनेस्टी से है। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम पूछ दिया। देख रहे हो, बेसिक क्वेश्चन से लेकर
डीप एनालिसिस तक वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर हाँ उतना भी डीप अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है जैसा यूपीएससी में आता है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएससी से कम है, बट नो डाउट एसएससी से बेटर लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं पूछने के। बाकी सिलेबस तो वही है, सिलेबस तो कुछ नया रहेगा नहीं, सिलेबस सेम है। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, और किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत फिर से आया हुआ है, देखिए है ना। रेवेन्यू मिनिस्टर अकबर के कौन थे, हुमायूं के बारे में पूछा हुआ है। तो मुगल के क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन, होयसाला आर्ट भी पूछ दिया यहाँ पर आपका, है ना। तो आपके साउथ डेक्कन का भी हिस्ट्री पूछ रहा है, खालसा ट्रेडिशन के बारे में भी पूछ रहा है। तो बेसिकली मिक्स क्वेश्चन है आपके मेडिवल से भी। अब एक लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री देख लेते हैं, मॉडर्न में किस किस से पूछ रखा है, क्या है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला वाला, ठीक है। Indian National Congress was formed in 1885 with A.O. Hume as its first president. Number 2, the Muslim League was founded in 1906 and proposed the idea of separate electorates for Muslims with the Lucknow Pact. Option 3 is All India Kisan Sabha was established in Lucknow in 1936 to address the issues to peasantry. सही है. The Ghadar Party was an international political movement founded by Punjabi Indians in the US and Canada with the aim of liberating India from British rule. 4 स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, बस तुम यहाँ फंस जाओगे। यहाँ तक तो बात सही कही है इन्होंने, लेकिन ये स्टेटमेंट देखो गलत है। एओ ह्यूम थोड़ी ना पहले प्रेसिडेंट थे, अरे एओ ह्यूम तो फाउंडर थे, है ना। आप सेक्रेटरी उनको बोल सकते हो। पहले प्रेसिडेंट कौन थे पहले सेशन के, आपके पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, है ना। एओ ह्यूम प्रेसिडेंट नहीं थे, राइट। एओ ह्यूम क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे, फाउंडर थे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 3, 4 इज द करेक्ट, तो ऑप्शन 4, ठीक है। तो बस ये ध्यान देना है आपको पढ़ते समय छोटी छोटी चीज़ों का। उसी प्रकार फिर फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, है ना, दादा भाव नारोजी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रॉलेक्ट एक्ट, साइमन कमीशन, आज़ाद हिंद फौज। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गांधी इरविन पैक्ट। फिर अगेन फेमस पर्सनैलिटी, है ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कलकत्ता मद्रास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने किसकी स्थापना की थी, लखनऊ पैक्ट। बहुत मतलब देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमने कभी पहले नहीं पढ़ा हो, सारा पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा तुम्हें उसका डीप में पढ़ना है। और हम वही करेंगे, उसी स्पेसिफिक वे में पढ़ेंगे जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे अपकमिंग बैच में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया है, मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया है, पार्टीशन के बारे में पूछा गया है, कांग्रेस के स्प्लिट के बारे में पूछा है, सत्याग्रह के बारे में पूछा है ना। लगभग आपका मिक्स क्वेश्चन है आपके मेडिवल हिस्ट्री में। क्विट इंडिया मूवमेंट, मैं ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब एक बार समरी कर लेते हैं। आपका पूरा मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा ओवरऑल कंक्लूड करा दिया है ना। एक बार हम समराइज करते हैं। देखो ज्योग्राफी मान के चलो लगभग 15-20%, है ना, क्योंकि देखो अब हर शिफ्ट में चेंज होता है एक अब जैसे 2024 में मान लो 7-8 शिफ्ट थे, 2021 में 7-8 शिफ्ट थे, तो 16 शिफ्ट हो गए। तो हर शिफ्ट में वो कोई फिक्स तो रहता नहीं है, पर कंक्लूडिंग ऑल द शिफ्ट्स, अगर मैं एक रफ इमेज लेना चाहूँ अपनी तैयारी को उस पर्टिकुलर वे में शेप करने के लिए, तो मान के चलो कि 15-20% तुम्हारा अगर ज्योग्राफी पूछ रहा है ना, जीके में। अच्छा, उसमें की फोकस एरिया क्या है, तो ये तुम्हें ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट जो मैं टॉपिक्स दे रखे हैं, रिवर्स पढ़ना है, डैम्स पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सॉइल टाइप, मिनरल रिसोर्सेज कहाँ मिल रहे हैं, क्लाइमेट और मानसून पे क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल टर्म्स पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंडियन स्टेट्स पे क्वेश्चन है, इंडियन के बॉर्डर्स पे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे क्वेश्चन है। एंशियंट हिस्ट्री का ज़्यादा नहीं है, 8-10% का वेटेज है। मेडिवल हिस्ट्री का 5-10% का है, और सबसे ज़्यादा वेटेज है मॉडर्न हिस्ट्री का, 18 से 25% का लगभग वेटेज है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या है वेटेज में, तो ये यहाँ पे मैं आपको ये PDF मिल जाएगा, इस पर ध्यान देख लो एक बार। और हमें ये चीज़ें कवर करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि
फिजिकल ज्योग्राफी में आपका हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, सतपुरा घाट्स वगैरह हैं, है ना, रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकता है, सॉइल टाइप एंड यूजेस के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, क्लाइमेट एंड मॉनसून्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है ना। फिर आपके अर्थक्वेक, वोल्केनो, प्लेट टेक्टोनिक्स, बिल्कुल बेसिक। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का तुम्हें डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल का पढ़ना है। ह्यूमन इम्पैक्ट्स, जैसे गली इरोजन के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में है, ओवर ग्रेजिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, फेमस माउंटेन पीक्स के बारे में क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है। फिर किसका कहाँ क्या बॉर्डर है वो सब देखना पड़ेगा हमें, है ना। फिर मिनरल रिसोर्सेज हैं, टेक्सटाइल वगैरह, आयरन टेक्सटाइल कहाँ है, स्टील टेक्सटाइल कहाँ है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने बोला आपको बेसिक देखेंगे हम, कॉन्टिनेंट ओशियन देख लेंगे, कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस देख लेंगे वर्ल्ड के, है ना, ग्लोबल कहाँ पे कौन से क्या चीज़ें हैं, कुछ फेमस ग्लोबल विंड्स देख लेंगे जो विंड हैं या फिर साइक्लोन्स हैं। बस वो बेसिक हमें कवर करना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में आपके एंशियंट हिस्ट्री में इंडस, वैदिक, महाजनपद, मौर्यन, गुप्ता एम्पायर, मतलब देखा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं जो उन्होंने छोड़ा हो, पूरा ही पूछ रहे हैं, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लगभग पूरा कवर कर रहे हैं ये। मेडिवल में भी आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, चोला, भक्ति मूवमेंट, फिर आपका आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है, फिर मराठा एम्पायर जो रीजनल है, वो सारी चीज़ें कवर है। और मॉडर्न तो आपका मोस्ट फेवरेट है ना। मॉडर्न में भी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, आपको ओवरऑल कहीं ना कहीं एक आइडिया देने का कि चीज़ें कहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, कैसे पूछी जा रही हैं, और आपको उसी वे में पढ़ना है। तो मैं आपका ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का फैकल्टी, मेरा नाम शंकर है, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपके बैच में ज्योग्राफी और हिस्ट्री बाइलिंगुअल वे में। और मैं आपको क्लास के साथ साथ एक डिटेल्ड नोट्स ही प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके क्लास नोट्स होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको उसी चैप्टर का क्विक रिवीजन नोट्स भी दूंगा, जो कि लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए होगा। मान लो भी एग्जाम में, मान लो एडमिट कार्ड आ गया, 1 वीक बचा है फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमको 1 वीक में सारा रिवाइज करना है, तो तुम डिटेल्ड क्लास नोट्स लेके नहीं बैठ सकते रिवाइज करने के लिए, है ना। तब तुम्हें, अगर तुमने अपना नोट्स नहीं बनाया है, तो तुम्हें ये क्विक रिवीजन नोट्स काम आएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा मेडिवल हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल एक एंशियंट हिस्ट्री है, तो 3 पन्ने में एंशियंट हिस्ट्री खत्म, 3 पेजेस में, 3 पेजेस में, 4 पेजेस में मेडिवल खत्म, 5 पेजेस में पूरा एंशियंट खत्म। यानी कि 8-9 पेज पढ़ोगे, पूरा हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा, है ना। लेकिन ये फर्स्ट रीडिंग के लिए नहीं है, ये फाइनल रीडिंग के लिए, एग्जाम से पहले ग्लैंस देने के लिए। बाकी आपको डिटेल्ड नोट्स में आपकी चीज़ें बता दी जाएंगी, है ना। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सेम एज द वे जैसे आपका एग्ज़ाम में आ रहा है। और जो शेड्यूल है क्लासेस के, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा हेमंत सर के द्वारा। इसके अलावा कुछ भी, कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। तो मिलते हैं आप लोगों से अपकमिंग बैचेस में। अगर एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। IBACIO में इतनी बहाली अभी तक नहीं आई थी, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ये अपने आप में रेप्यूटेड एंड प्रिविलेज्ड जॉब है। उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो बनाते रहते हैं, तो उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। तो आई विल विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। तो साथ मिलकर अब हम प्रिपरेशन करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होगी PYQ के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।